एक तरफ जहां रेप यानी दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में आक्रोश भर जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि क्या देश के न्यायालय बलात्कारियों, रेपिस्ट के प्रति दयालुता का क्या भाव दिखा रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा? बलात्कारी चाहे कोई भी हो, हम अपने देश के कानून से सख्त सजा देने की उम्मीद तो करते ही हैं, और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि न्यायालय, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, उसके द्वारा दोषियों को ऐसा दंड दिया जाए जो एक एग्जाम्पल बने और कोई भी उस तरह के कृत्यों को रिपीट करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानने के बाद कोई भी सोच में पड़ सकता है कि क्या भारत के न्यायालय रेपिस्ट के आरोपियों के प्रति दयालुता दिखा रहे हैं। नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। सवाल है एक कि क्या एक केस का असर दूसरे केस पर पड़ता है? सवाल ये भी कि क्या मेरिट की बजाय लोगों के गुस्से और भावना को देखते हुए अदालतें फैसले सुनाती हैं? ये सवाल क्यों? ये इसलिए उठता है क्योंकि बीती सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला दरअसल रेप और मर्डर के एक मामले को लेकर था। ये वारदात पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। 2012 की निर्भया केस से करीब 10 महीने पहले की तारीख 9-10 फरवरी 2012। मूल रूप से उत्तराखंड की एक लड़की, कह लीजिए अनामिका, गुड़गांव के साइबर सिटी में काम किया करती थी और उस रात वो काम से कुतुब विहार स्थित घर लौट रही थी। घर के पास से कार सवार 3 लोगों ने उसे अगवा किया। वो घर नहीं लौटी तो मां बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 3 दिन बाद हरियाणा के रेवाड़ी स्थित एक गांव में वो अनामिका, उसकी लाश मिली। बदन पर गहरी यातनाओं के निशान थे और लाश सड़ने लगी थी। तीनों आरोपियों ने कथित रूप से फरवरी 2012 में उस 19 वर्षीय लड़की का अपहरण किया, फिर गैंग रेप के बाद बेरहमी से मौत के उसे घाट उतार दिया और महिला को तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, ठीक वैसे जैसे निर्भया मामले में हुआ था। पुलिस के अनुसार किडनैप होने के 3 दिन बाद महिला का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया था। 2014 में क्या हुआ कि दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और 3 लोगों, नाम राहुल, रवि, विनोद, उसको मौत की सजा सुना दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 छावला गैंग रेप हत्या मामले में मौत की सजा पाए 3 लोगों को बरी कर दिया है। बीते सोमवार को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तीनों को बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक वायरल वीडियो में महिला की मां रोते हुई देखी जा सकती थी और वो कहती है कि 11 साल बाद ये फैसला आया, हम हार गए हैं। हम फैसले का इंतजार कर रहे थे, अब हमें जीने की कोई वजह नहीं दिखती। हमें लगा था कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निचली अदालत से मौत की सजा मिली, मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी सजा को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट गए तो 10 साल के बाद 7 नवंबर यानी कि कल कोर्ट का बेहद अहम फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देती है और तीनों को बरी कर देती है। यानी कि जिस लड़की का कत्ल और रेप होता है उसके गुनहगार ये 3 लोग नहीं थे। फिर सवाल ये कि मुजरिम है कौन? किसने उस लड़की के साथ ये कुकृत्य कर दिया और फिर बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला? अहम सवाल ये भी कि पुलिस ने क्या किया? अगर तमाम सबूत इन तीनों लड़कों के खिलाफ उस वक्त थे, पुलिस ने पूरी जांच की, कॉल डिटेल के हवाले से कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा और कहा कि यही असली गुनहगार हैं। निचली अदालत ने पूरी बात मानते हुए उन तीनों को मौत की सजा भी सुना दी। हाई कोर्ट ने भी वही किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को ही पलट दिया? जाहिर है यहां पर शायद पहली गलती दिल्ली पुलिस की थी, जिसकी जांच अधूरी थी। वो सबूत नहीं थे, वो कलेक्ट ही नहीं कर पाए सबूत जो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाए। यहां पर शायद दूसरी गलती यह भी हो सकती है कि निचली अदालत, जिसने निर्भया केस की भावनाओं में जो उस वक्त लोगों में गुस्सा देखा, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फैसला 2014 में दे दिया और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी उसी गलती को दोहरा दिया।
और इसीलिए यह सवाल उठता है कि एक केस का असर क्या दूसरे केस पर पड़ता है, और किसी केस की मेरिट की बजाय लोगों के गुस्से और भावनाओं को देखकर अदालतें क्या ऐसा फैसला सुनाती हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर, बेहद पेचीदा और आरोपियों को बेकसूर ठहराया गया है। 10 सालों से वो गुनाहगार थे लेकिन अब बेकसूर। ये सवाल बेहद गंभीर है और इसीलिए ये सवाल आपके लिए भी। आइए टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे। हालांकि सवाल तो हमने उठा दिए इस प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में। ये कैसा मामला है कि बीते सोमवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद इस फैसले को सुनाया गया था, महिला जज ने सुनाया था और 5 मिनट में फैसला दे दिया गया। पहले तो किस आधार पर दिया गया है ये फैसला, उसको लेकर वाद विवाद पूरे दिन चलता रहा, लेकिन जब आधार सामने बीच में आता है तो पता चलता है कि सबूत ही नहीं है, उतने सबूत ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि इतने सालों से वो आरोपी गुनहगार थे और अब वो बेकसूर हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इतने भयानक मामले के आरोपियों को, जो कि पहले ही निचली न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिए जा चुके थे, इनके प्रति न्यायालय इस तरह का दालता भरा भाव क्यों दिखा रहा है? क्या हो गया है कानून व्यवस्था को? क्या न्यायालय के इस तरह के फैसलों के बाद रेप जैसे कृत्यों को बढ़ावा क्या नहीं मिलेगा? सवाल यह है कि दोषियों की रिहाई पर उठ रहे सवाल जो हैं वो क्या संदेश देते हैं? इस पर हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिनके सामने हमने ये पूरा एक ब्रीफ रखा है इस मामले को लेकर, 2012 का ये मामला, निर्भया कांड से ठीक 10 महीने पहले ये होता है और उसके बाद निचली अदालत सेशन कोर्ट की बात की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट की बात की जाए, मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अब जाकर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आता है जिसमें तीनों को बेकसूर बताया गया है, बरी कर दिया गया है। ऐसे में इस रिहाई को लेकर आम लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि को इतने साल बाद आखिर खारिज क्यों कर दिया है? व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द कन्विक्शन? सो ये एक बड़ा ही कहीं बड़ी आम सी कहीं जो सवाल हर बार उठता रहता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इस तरीके के रेप केसेस की बात आती है, पहले तो न्याय मिलने में ही इतना वक्त लग जाता है और ये मामला तो देखिए एकदम अचानक से जो यू टर्न लिया है। वी वुड से कि द जुडिशियरी सिस्टम पनिशेस दोज हु डू नॉट फॉलो द लॉ, बट what we have realized कि वैल्यू ऑफ द कॉमन पीपल या फिर लाइफ ऑफ द गर्ल इज नथिंग इन व्यू ऑफ सुप्रीमेसी। क्या ये कहना सही होगा? हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में है तो प्लीज आप हमें कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम के साथ जुड़िएगा। थोड़ी ही देर में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे 2 बेहद खास मेहमानों के साथ। इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी संजीदगी को, इसकी सेंसिटिवनेस को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, हो गया है, क्या स्थिति है और अब आगे क्या ऑप्शंस है। क्योंकि कल पूरे समय वो जो पेरेंट्स थे उस पीड़िता के, उस बच्ची के, 19 साल की उस लड़की के, वो हाथ जोड़कर कोर्ट जज के सामने खड़े रहते हैं और 5 मिनट में, कुछ सेकंड में ये फैसला आता है जब बरी कर दिया जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पेरेंट्स पर क्या बीती होगी उस वक्त। 10 सालों से वेट किया और अब 10 साल बाद जाके उन्हें बरी किया जा रहा है आरोपियों को। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर? आज जीने की इच्छा मर चुकी है, आज जीने की इच्छा ही नहीं रही है इनफैक्ट। सो ये तमाम सिचुएशन जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स भी इस पर अपने व्यूज हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा, टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें कॉल करें। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीस मार्च, शायद आपको भी ये तारीख याद होगी। ये वो तारीख है जिसके आते ही निर्भया के पेरेंट्स के चेहरे पर एक संतोष की खुशी ज़रूर दिखती ही होगी, क्योंकि इसी दिन उनकी बेटी के दोषियों को फांसी हुई थी 20 मार्च। और काफ़ी समय बाद ही, 7 साल बाद ही सही, लेकिन बेटी को इंसाफ मिलने से आज उनके जो पेरेंट्स हैं वो सुकून में तो हैं, पर उनके जैसे और भी कुछ माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सिसकियाँ इस वक्त भर रहे हैं और
कानून की चौखट पर अभी तक मामले जो है वो अटके पड़े हैं और एक आस उस बेटी के माँ बाप को भी रही होगी कल कि अब उनकी बेटी को भी न्याय मिलेगा, पर शायद वो उनकी आस टूट गई है जब वो कहते हैं कि अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई। इससे आहत सभी हैं, अपितु जो भी इंसान की सोच ये देख रहा होगा वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवालिया निशान भी जरूर लगा रहा होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी एविडेंस देखती है और उसकी ही आधार पर अपने फैसले सुनाती है। जाहिर सी बात है आधार मजबूत नहीं, बेस जो है वो मजबूत नहीं, क्योंकि एविडेंस नहीं है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना है। लेकिन फिर भी बहुत से सवाल जो इस पूरे मामले के साथ जुड़े हुए हैं और वो सवाल हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखे। हम चाहेंगे कि आप इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आज इस बेहद गंभीर और बेहद सेंसिटिव विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर अपनी बात रखने के लिए एडवोकेट डॉक्टर दीपा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ सोशियोलॉजिस्ट नीना धवन जी भी आज हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं दोनों का ही रिएक्शन लेना चाहूंगी मेरे पहले सवाल पर कि धड़ाधड़ देखिए फैसले सुनाए गए बीती सोमवार को। EWS के बाद छावला रेप केस का जजमेंट आया और जैसे जानकारी आई कि महिला जज ने इस पर फैसला सुनाया था और उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे ये कहने में कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं, ये लड़के बरी किए जाते हैं, दे आर सेट फ्री। छावला रेप केस में आए ये जो टर्न है बड़ा ही शॉकिंग रहा, हमारे लिए तो शॉकिंग रहा ही, लेकिन उन अभिभावकों के लिए क्या रहा होगा हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले मामले को गहनता से हम आपसे जानें, उससे पहले आप दोनों का पहला रिएक्शन छावला गैंग रेप केस और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले को लेकर, क्योंकि फैसला ही पलट दिया गया। सबसे पहले डॉक्टर दीपा जी। गुड मॉर्निंग गीत। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक विस्तृत फैसला नहीं आया है और जैसा कि आपने कहा कि उस दिन सिर्फ 2 मिनट में फैसला सुना दिया, तो मैं आपको कानूनी प्रक्रिया बता देती हूँ। कोर्ट का ये प्रोसीजर होता है कि जब जिस दिन फैसला सुनाया जाता है उसको सिर्फ 2 लाइनों में ही सुनाया जाता है। उसके बाद डिटेल्ड जजमेंट आती है, उसमें हम फिर कारण ढूंढते हैं कि किन कारणों पे उसको छोड़ा गया है या किन कारणों पे सजा दी गई है। तो बेसिकली विस्तृत फैसला भी नहीं है, तो मैं कुछ रीजंस जो उन्होंने अपने जजमेंट का बेस बनाया हुआ है उनको हम आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बट मेरा ये कहना है कि हम इसमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय पे ही के जजमेंट पे प्रश्न चिन्ह ना लगा के इससे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह और भी जगह लग सकते हैं, राइट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ट्रायल कोर्ट की फंक्शनिंग, कार्यशैली और क्षमता पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि उसको हम नजरअंदाज करके हम बिल्कुल सर्वोच्च और माननीय न्यायालय के फैसले को ही बहुत भावनात्मक स्तर से देख रहे हैं। तो ठीक है, किसी भी जब कोई डिस्कशन होता है तो उसमें 2 नजरिए हो सकते हैं। या तो हम भावनात्मक स्तर पे सोचे तो रोष भी जायज है, गुस्सा भी जायज है और आलोचना के लिए इतना स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम निष्पक्षता और बिल्कुल उसको इम्पार्शियल होके अपनी भावनाओं को उसमें ना मिक्स करें तो हम बहुत ज्यादा गहराई से जा सकते हैं और फिर आलोचना के लिए इतना स्कोप नहीं रह जाता। तो मेरा ये एक वो है आपका एडवाइस कि हम ठीक है हम इस बारे में बात करें, पर बहुत ज्यादा, क्योंकि हमेशा जज के लिए या कोर्ट के लिए कहा जाता है कि दे आर नॉट गाइडेड बाय इमोशंस, और वो सही भी है। अगर हम अपनी भावनाएं तो बहुत टेम्परेरी होती हैं, आज है और थोड़ी देर बाद सबसाइड भी हो जाएगी। तो उनको एक ड्यूटी मिली हुई है कि निष्पक्षता के साथ उन्होंने फैसला देना है। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट की इतनी बारीकी से जांच की है, तो अगर हम उन खामियों को और खूबियों को देखें तो हमारा नजरिया कुछ और होगा। ठीक है। और अगर हम सिर्फ इमोशंस में बहके कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो गया, तो फिर हम इस टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका कहना एकदम सही है दीपा जी, क्योंकि लेकिन 10 साल, और पहले सेशन कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने तो मौत की सजा सुना दी और उसे आगे बरकरार भी रखा, लेकिन ठीक 10 साल बाद, इतने समय बाद उन्हें बरी कर दिया जाता है। सवाल इसको लेकर उठे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब गलती पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन में कहीं कमियां रह गई हैं,
कुछ लैप्सेस हैं, लेकिन फिर निचली अदालत ने क्या फिर वो फैसला क्यों सुनाया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने वो फैसला क्यों सुनाया, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इसी को लेकर पूरी कहानी में जो यू टर्न आया है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या एक केस का असर दूसरे केस में देखने को मिलता है, ये सवाल हमने भी आज उठाया। रिएक्शन मैं यहाँ पर नीना जी का भी लूंगी इस सारे फैसले पर, हालांकि विस्तृत फैसला नहीं कहा जा सकता जी। मेरे लिए तो ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। मैं एक औरत भी हूँ, माँ भी हूँ, एक इस समाज की सदस्य भी हूँ। अगर मैं उस एंगल से सोचती हूँ तो मैं इस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ एज अ लेमैन। दीपा जी का कहना एक लीगल वो है, बट हम इस समाज के सदस्य भी हैं। और आपका सवाल मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये छोटी घटना नहीं है। किडनैपिंग हुई, रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, और उसके बाद जब कोर्ट में ये तीनों चीजें प्रूव हुई और उनको सजा मिली, और आज 10 साल बाद एक तो हमारा लीगल सिस्टम इतना है कि इतने लंबे समय तक ये सजा जो है ये उनको नहीं, ये उनके माँ बाप को मिल रही है। और आज अगर ये आया कि बरी हो गया तो ये उनके माँ बाप के लिए जीवन भर की सजा है, उनके लिए जीते जी मर जाने वाली सजा है। और ये कोई छोटी बात नहीं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इनेप्ट हैंडलिंग उनकी है तो ये सजा उनको एकदम बरी करने की सजा क्यों दी गई? ये सजा उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के उन ऑफिसर्स को मिलनी चाहिए जिन्होंने इस केस की तहकीकात की गई, और उनको बरी करने की बजाय ये दोबारा से री इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। जो आक्रोश है वो है कि उनको बरी क्यों किया गया, और वो भी इतने दर्दनाक उन्होंने तरीके से उस अनामिका को उन्होंने जो उसको टॉर्चर किया है, और क्या चीज उन्होंने नहीं की, और सडनली इसका समाज पर प्रभाव, एज अ सोशियोलॉजिस्ट मैं बात करूंगी कि इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे उनके केस से हौसले बाकियों के भी बुलंद हो जाएंगे। अभी बिल्किस बानो के केस में भी आपने देखा वहां आरोपियों को छोड़ दिया गया जी। तो आज ये दोबारा ये हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड मैसेज ये हमारे समाज के लिए, और ऐसे जो माइंडसेट के लोग हैं उनके लिए ये कोई अच्छा मैसेज नहीं। मैं दीपा जी की बात मानती हूँ कि लीगल बहुत से वो ऐसे होंगे, बट उनको बरी करने की बजाय उनको री इन्वेस्टिगेट किया जा सकता। यही मैंने जो पढ़ा है कि आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई। हाँ, तो उसमें तो ऐसे एकदम जजेस का फैसला की भी उनको बरी कर दो। अब जो 10 साल तक ये फैसला लेने में लगे, ये हमारे किसी समाज के लिए, सदस्य के लिए, माता पिता के लिए, किसी के लिए भी ये सही फैसला नहीं मानूंगी मैं। आपके साथ सहमत हूँ कि जजेस जब ये फैसला देते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी अप्रैल से ये इसका फैसला रिजर्व रखा, और तब अब तक यही उम्मीद थी कि अगर ऐसा था तो अप्रैल से लेके अब तक इन्वेस्टिगेशन को कहा जा सकता था कि दोबारा री इन्वेस्टिगेट करिए। तो इतने महीने तक उन्होंने रिजर्व भी रखी जजमेंट, और आज ये फैसला एकदम खारिज कर दिया। वो जो समय बीच में रखा जाता है ना, वो एक सेफ रखा जाता है, जो समय दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि पीड़ित परिवार जो विक्टिमोलॉजी कहते हैं, विक्टिमोलॉजी भी एक शब्द है, एक कहीं वो भी एक भावना है, तो कह सकते हैं कि वो एक आस बंधी रही पेरेंट्स की, और अचानक जब वो टूट जाती, क्योंकि उस संदर्भ में भी देखना पड़ता है, हम भावनाओं के साथ कहते हैं ना, हम उस पर तैरते रहते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई है। डेफिनेटली जो कानून है हमारा वो सिर्फ कहें प्रूफ देखता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देखता है, लेकिन अब इसके बाद ये पहला केस नहीं है, और भी बहुत सारे बिल्किस बानो का जो केस है, जैसे डॉक्टर यहाँ पर नीना जी ने कहा, वहां पर पूरे जुडिशरी सिस्टम पर ही सवाल निशान लगते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, निचली अदालतें हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, डॉक्टर दीपा जी, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद निचली अदालत हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सबने इस मामले को लेकर जो मौत की सजा बरकरार रखी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये 10 साल बाद फैसला आता है, बरी कर दिया जाता है, दे आर सेट फ्री। आई वांट टू नो, वी वांट टू नो कि
ये किस बिना पर, किस आधार पर, या क्या कमियां रह गई इन्वेस्टिगेशन में कि इन्हें बरी कर दिया गया? क्या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे? देखिए, क्रिमिनल लॉ में दो टाइप के केसेस होते हैं। आई विटनेस अकाउंट, अगर आई विटनेस आके कोर्ट में बोलता है और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट को पूरा कर लेता है तो सजा से बचने का कोई ग्राउंड ही नहीं रह जाता। लेकिन दूसरा केस होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड केस, तो उसमें हम कहते हैं कि घटनाक्रम को पूरा चक्र की तरह घूम जाना चाहिए और उसमें ये यहाँ तक आपको तथ्य प्रूफ करने होते हैं कि ये क्राइम इसी व्यक्ति ने किया है और इसके अलावा किसी और व्यक्ति ने नहीं किया। मतलब जो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इस लेवल का होता है। इस केस में जो है आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई। जो पुलिस जांच अधिकारी ने जो है आरोपियों की पहचान कराने के लिए एक तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कराई, वो सबको पता है, लेकिन उसके बाद कुछ गवाहों ने भी आरोपियों की कोर्ट में पहचान नहीं की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 49 विटनेसेस में से 10 मटीरियल विटनेसेस एग्जामिन नहीं हुए और बहुत सारी जो मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस थी, इंडिका कार की रिकवरी है या दीपा जी, मैं इसे थोड़ा सा विस्तृत तरीके से मैं आपसे इसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत कमियां रह गई। क्योंकि डीएनए सैंपल्स की भी बात कही, वो 11 दिन ऐसे ही लैब में पड़े रहे, उसको लेकर कुछ सख्ती नहीं बरती गई है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये तमाम चीज़ें भी हैं। वो मैं आपसे विस्तृत तौर पर जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। बरी हुए आरोपी तो गुनहगार कौन? चावल रेप केस 2012 की उस विभत्स घटना की बात, और क्योंकि 2014 में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने जो है मौत की सजा सुनाई थी तीनों आरोपियों को जो इस मामले के साथ जुड़े हुए थे। गंभीर आरोप उन पर लगे थे रेप और मर्डर के, और अब उन्हें बरी किया गया है। और आज क्यों उन्हें बरी किया गया है? 10 सालों तक वो गुनहगार, तो अब बरी क्यों किया गया है और असली मुजरिम आखिर है कौन? इसी पर आज चर्चा हो रही है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। हम एक बार फिर से ये कहेंगे कि कोर्ट कभी भी बदले की भावना से कोई फैसला नहीं सुनाता है, क्योंकि उसे हर कीमत पर निष्पक्ष रहना होता है। तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही वो फैसले सुनाता है। आज इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपा सिंह और नीना धवन जी भी एज अ सोशियोलॉजिस्ट अपने विचार हमारे साथ रख रहे हैं। दोनों को एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी। डॉक्टर दीपा जी, क्योंकि हम ब्रेक में जाने से पहले उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात कर रहे थे, लेकिन हमें दूसरे पहलुओं पर भी बात करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यदि ये एक इंटरप्रिटेशन की यदि यहाँ पर समस्या रही, जैसा कि हमने बीते सोमवार से लेकर अब तक इस पूरे कहें जो फैसला आया है बरी होने का, उसमें तमाम डेवलपमेंट्स देखें तो आधार भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किस आधार पर हमने ये बात अपनी रखी है, अपना फैसला सुनाया है। तो कुल मिलाकर हम तो कहेंगे कि बीच में जो ये कहीं लापरवाहियां सामने आई हैं, वही एक सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम रही। क्यों रही? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कि आरोपियों के जो डीएनए सैंपल्स थे, जैसा मैं ब्रेक में जाने से पहले भी कह रही थी, वो सैंपल्स 11 दिन तक बिना किसी सुरक्षा के मालखाने में पड़े रहते हैं और 11 दिन बाद सैंपल्स सीएफएसएल लैब में भेजे जाते हैं। कोर्ट ने इसे आधार माना। फिर एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि निचली अदालत जो थी उसने भी बिना उसने किसी प्रॉपर प्रक्रिया के ये फैसला सुना दिया। वो कहते हैं कि निचली अदालत जो है वो अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 165 के तहत सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कहें कार्रवाई के ऑर्डर्स दे सकती थी, लेकिन उसने भी ऐसा किया नहीं। ये तमाम चीजों पर आप क्या कहेंगे? ये जो लापरवाहियां सामने आई। हाँ, ये लापरवाही सामने आई है और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करने से के बजाय अगर हम ट्रायल कोर्ट को कहें, उनके लिए एक आई ओपनर है, उनके लिए एक अवसर है कि फ्यूचर केसेस में वो इस तरह पैसिव अंपायर की भूमिका ना निभाएं। मतलब एज यू सेड राइटली कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 165 है, उसमें जो एक जज है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें देखना उनका काम था। अब एक और इसमें जो मुझे खूबी नजर आई कि ये फैसला जो है 3 जजेस ने दिया है
और तीनों जज एक मत है, कोई भी एक डाइसेंटिंग व्यू नहीं है। तो अब हम उनके फैसले को जिस तरह से उन्होंने बहुत बारीकी से ढूंढ के निष्पक्षता से ये सुनाया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय तो है। अगर हम अपनी वो रोष और अपनी बायस्ड ओपिनियन को, या मे बी जो एक हमारा टेम्परेरी आक्रोश है, उसको साइडलाइन करके अगर हम सिर्फ ट्रायल कोर्ट के फंक्शनिंग को एक दोबारा से देखें कि भाई वो किस तरह से उनके सामने इतनी कमियां आती हैं और छूट जाती हैं और नजरअंदाज हो जाती हैं, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट ही होगा। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो 9 रीजंस दिए हैं। राइट फ्रॉम द आइडेंटिटी, के आरोपियों की पहचान कोर्ट में सिद्ध नहीं होती, उसके बाद मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस और इवन द रिकवरी ऑफ द कार, कॉल डिटेल्स, so they have given very valid reason। हम, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इन पे दया दिखाई है, ऐसा नहीं कि इन्होंने क्राइम किया है और जज ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि क्या अगर ये वाकई में इन्वॉल्व नहीं थे तो क्या इनके साथ इनको फेयर ट्रायल मिला, क्या इनके साथ अन्याय नहीं हुआ? मतलब एक तरह से सोचा जा सकता है। मैं किसी भी पक्ष को और ये सब उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फेयर ट्रायल मिलना अगर विक्टिम का अधिकार है तो फेयर ट्रायल मिलना अक्यूज का के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। संदेह की बिना पर या नैतिकता के आधार पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। पूरे जुडिशरी सिस्टम में निचली अदालतें हर कोई इसमें शामिल है, तो सवालिया निशान तो जुडिशरी सिस्टम पर उठेंगे ही। साथ ही साथ अनुसंधान अधिकारी, पुलिस, हाँ, ये सजा माता पिता को दी जा रही है। ये सजा उनको देनी चाहिए जो इनएप्ट हैंडलिंग ऑफ द केस, यू नो, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन पेरेंट्स को भी कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है। 2014 में तो देखिए मौत की सजा सुना दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी 6-7 साल बीत जाते हैं और अब तो आस ही टूट गई उनकी। अब आगे क्या होगा? केसेस में इतना लंबा समय तो लेना ही नहीं चाहिए। और अगर 10 दिन उन्होंने डीएनए सैंपल्स नहीं भेजे तो माँ बाप का क्या कसूर या उस बच्ची का क्या कसूर? इतने अगर इन्होंने नहीं किया और अगर वो सैंपल या आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई तो इनका क्या कसूर? ये तो या तो हाई कोर्ट नीचे वाले लोअर कोर्ट को क्वेश्चन करती, अब हाई कोर्ट से भी हो गया। मतलब ये नीचे वाले लेवल से लेके ऊपर तक सारे ही कसूरवार कहेंगे, पर इसमें माता पिता का क्या कसूर? एक्चुअली दोनों केस साथ हुए। अभी बिल्किस बानो के केस में जहां एविडेंस है, सब कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सब कुछ है, फिर भी छोड़ दिया गया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहां सब कुछ होते हुए भी उनको अगर बरी किया जा सकता है तो क्या इस केस में भी ये रीजन तो नहीं रिपीट हो रहा? ये सवाल उठेंगे दीपा जी, एज अ लेमैन, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। खाली इमोशंस होके नहीं, प्रैक्टिकली भी आपकी बात, कानून की बात, सबने हम लीगल पॉइंट्स जो आप कह रहे हैं मैंने भी कल पढ़े। एक कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं, आइए उन्हें सुन लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गिर जी। देखिए, ये जो जजमेंट आई है छावाला केस की, ये जजमेंट जो है ये घटना के बराबर ही दुखदाई है। सुन के बड़ा दुख हुआ, बड़ी हैरानी भी हुई ये जिस तरह की जजमेंट आई है। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये है कि जैसा मैंने पढ़ा, मैं सुन के हैरान हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देयर वर ग्लेयरिंग ओमिशंस इन द इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के कमेंट्स आने जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे नीना जी ने तो एक, जैसे हम आम नागरिक हैं तो नीना जी ने हमारे भावना को बड़ी अच्छी तरह व्यक्त किया है, लेकिन दीपा जी ने जो कानूनी सवाल उठाए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो मैं जरा 2-3 बातें मैं नीना जी से, दीपा जी से पूछना चाहूंगा अपनी नॉलेज के लिए। दीपा जी, जैसे हमारे यहाँ पे है कि अगर इस तरह 10 साल इतना इंपॉर्टेंट, इतना सीरियस केस कोई हो और उसके बाद वो केस लूज कर जाए तो यहाँ का जो प्रोसिक्यूटर है उसको अगले इलेक्शन में लोग इलेक्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट हो
हो जाता है जी, ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। दिस इज हाउ द पीपल पे फॉर देयर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज इन दिस कंट्री। तो मैंने ये पूछना था कि क्या इस तरह का प्रावधान वहां भी है कि ये जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर था जिन्होंने लापरवाही की, नजरअंदाज की, जैसे दीपा जी ने बड़ी वजह बात बताई कि देखिए 49 में से 10 एक्यूज जो है उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई और ऊपर से पहले उनकी टीआई टेस्ट ही नहीं हुए, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड्स हैं वो ही नहीं हुई। तो देखिए पुलिस से लेके जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे सबके ऊपर ये जो है तोहमत लग रही है। जी, तो मेरा ये पूछना था कि क्या भारत में इन लोगों को पनिश करने का कोई प्रोविजन है कि नहीं। और फाइनली एक सवाल मैं दीपा जी और पूछूंगा आपसे, इस केस को रीट्राई होने में कितने अब चांसेस और हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ना तो एविडेंस देखा जाता है ना विटनेसेस और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ नोट्स देखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस जो है ऑन द रिकॉर्ड उसी को देख के वो जजमेंट जो है वो रिव्यू करते हैं जी। तो इसके रीट्राई होने में कितने चांसेस हैं, उसमें उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको नई एक अंदाज से देखे, क्योंकि इस तरह की रिवर्सल्स यहां भी मैंने होती देखी हैं और भारत में भी जी मैंने रिवर्सल्स होती देखी हैं। धन्यवाद गीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए दीपा जी यहाँ पर रुकना है, लेकिन ये सवाल बड़े जायज हैं क्योंकि ये सवाल हमने करने थे कि एज्यूम क्या किया जा सकता है अगर दोबारा से ही पिटीशन दाखिल की जाती है, रिव्यू किया जाता है दोबारा से केस को, समय तो उसमें भी फिर लगेगा। ऐसे में फिर जो एक बंदी बदाई आस है वो तो पूरी तरीके से टूट ही गई। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कैन वी एज्यूम? मैं इस पर आपका टेक जरूर लेना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर दीपा जी यहाँ पे रुकेंगे पहले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक्स। छावला रेप केस की बात और कई अविश्वसनीय कहें कारणों के साथ साथ एक विश्वसनीय जो फैसला उसी पर ही देश के न्यायालयों पर कई सवालिया निशान लगे हुए हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत। सवाल सतीश जी ने जो पूछा था ब्रेक में जाने से पहले, प्रक्रिया आगे क्या, क्योंकि उसमें भी दीपा जी कई किंतु और परंतु लगे हुए हैं। आपका रिएक्शन लेंगे उस पर। किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी विस्तृत फैसला नहीं है तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अदरवाइज तो पीड़िता के परिवार वालों को ये अधिकार है कि वो पुनर्निरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन वो उसका क्या आधार होगा, क्योंकि उसका भी एक बहुत ही लिमिटेड सा स्कोप होता है, रिव्यू पिटिशन जिसको हम बोलते हैं। और उसकी एक खास बात है कि सेम ही जजेस उसको सुनते हैं। जैसे कि एक माननीय जज अभी रिटायर हो चुके हैं, तो कौन उनकी जगह आता है और विस्तृत फैसले को देखते हुए क्या पीड़िता के परिवार वाले इसको आधार बना के रिव्यू पिटिशन डालते हैं। बट जैसे नीना जी जैसे सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट और ये सब जो आक्रोश देखते हुए, तो मुझे लगता है कि रिव्यू पिटिशन डलेगी। और जैसा कि हमारे श्रोता और उन्होंने पूछा व्यूअर्स ने कि क्या हो सकता है, तो देयर आर वेरी लाइकली चांसेस के केस री इन्वेस्टिगेशन हो उसकी या रीट्रायल हो, बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन आज की डेट में बिना उस जजमेंट को डिटेल में पढ़े हुए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, मैं यही जो पहले नीना जी का मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। नीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं दीपा जी से पूछना चाह रही थी कि अगर रिव्यू पिटिशन डलता भी है दीपा जी, तो उसका आधार तो वही रहेगा, इट्स इनएप्ट हैंडलिंग ऑफ द केस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि ना तो वो डीएनए वो दोबारा जा सकता है, ना दोबारा वो सर्कमस्टेंशियल, ना एविडेंस, तो आधार तो वही रहेगा। तो इस केस में रिव्यू करने में भी कोई, मुझे नहीं लगता एज अ लेमैन कि इसका क्या फायदा रहेगा जब तक इसका आधार नीचे से ही उसका वो ठीक नहीं, द बेस, द इन्वेस्टिगेशन, द इनएप्ट हैंडलिंग ऑफ द केस। तो अगर रिव्यू पिटीशन डलती भी है तो जजेस तो फिर से उसी को आधार मानकर चलेंगे। तो इसका मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसका क्या फायदा कैसे होगा और ये क्यों चीज है। क्योंकि देखिए दीपा जी यहाँ पर अब देखिए जो यू टर्न आया उस पर तो हम शॉक्ड हैं ही, हमसे ज्यादा वो पेरेंट्स हैं,
लेकिन अभी आगे जो कुछ हो सकता है, जैसे आपने भी कहा कि रिव्यू पिटिशन जो है वो दाखिल की जा सकती है, केस को दोबारा से रिफ्रेश करके जांच पड़ताल की भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इतना टाइम पहले ही बीत गया और कितना समय आखिर तो भुगतना उन पेरेंट्स को, इन पीड़ित परिवारों को ही भुगतना पड़ता है। क्या गलती है फिर उनकी? मेरा तो एक ही सवाल है कि इतने लंबा समय होना ही नहीं चाहिए। 10-10 साल अगर न्यायपालिका इतना टाइम एक केस के लिए, मैं मानती हूँ उनके पास भी हजारों लाखों केस हैं, बट फिर भी ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक केसेस में कन्वर्ट करके इन पे पहले वो होना चाहिए, ताकि इट्स अ टॉर्चर फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द फैमिली, और ताकि कुछ अगर रिवर्ट बैक हो सके तो उसका कोई स्कोप ऑफ 10 साल बाद मुझे नहीं लगता कि वो चीजें, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और वो चीजें प्रक्रिया जटिल है। दीपा जी, हाँ जी। प्रक्रिया जटिल है, पर हम हर चीज में यही क्यों मानने लग जाते हैं कि ऊपर से ही आदेश आए। एक जो इंट्रोस्पेक्शन का होता है कि हम आत्मज्ञान अपने अंदर भी तो झांक के देख लेना। मतलब जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट से ही का आदेश दिया जाए कि अगले केसेस में आप बहुत अच्छा अनुसंधान कीजिएगा, है, या ट्रायल कोर्ट्स को कहा जाए। ये उनके लिए बिना कहे ही एक धक्का है, बहुत बुरी तरह से। उनकी आंखें स्वतः खुल जानी चाहिए कि आगे अगर हम सच में समाज के एक वो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो कि अगले किसी केस में हम ऐसी गलती ना करें और राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऐसे पुख्ता सबूत लेके आए कि भाई कोई आरोपी जो है ना छूटे। मैं हमेशा जब भी कहीं इधर उधर लेक्चर देने जाती हूँ, हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कहती हूँ कि किसी भी कोर्ट का फैसला जो है आपकी रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप लूज कर गए तो यू हैव टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। सो सारी चीजें हम सर्वोच्च न्यायालय पे और किसी पे ना डाल के सिर्फ अपने आप को ही इम्प्रूव कर लें। जो भी ड्यूटी हम निभा रहे हैं उसमें कहाँ कमियां रहेगी, हमें आगे वो कमियां नहीं करनी। अक्सर यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारे जो क्योंकि नाराजगी देखिए ये आम लोगों की तो रहती ही रहती है, लेकिन जब हम किसी फॉर्मर जज की जब हम बात करते हैं, हालांकि उनका भी मैं कुछ आर्टिकल्स रीड कर रही थी जिनका ओपिनियन जो है वो इस पूरे फैसले को लेकर आया था, उनका भी ये कहना रहा था कि नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर रहती है कि देश की जो हमारा एक जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका है, उसमें खराब या लापरवाही वाली जांच के लिए कोई कड़ा कानून है ही नहीं। सतीश जी भी वही बात कर रहे थे ना कि कानून कड़ा नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे वहां की जुडिशियल सिस्टम और यहाँ को। ज्यादा से ज्यादा उन पुलिस अधिकारियों पर जांच बैठ सकती है, लेकिन जिन आरोपियों को बरी कर दिया गया उन्हें सजा हो जाए, ये बड़ा मुश्किल रहता है। नहीं, देखिए गीत, बात को ये समझिए, वो ये नहीं कहा माननीय अदालत ने कि इन्होंने ये शामिल थे और इनकी पहचान ठीक से नहीं हो पाई, लैक ऑफ, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी पहचान ही स्थापित नहीं हुई है कि ये सारे घटनाक्रम में शामिल थे। तो आप ये सोचिए, जब वो सारे घटनाक्रम में शामिल नहीं थे और वो 100% प्रूफ नहीं होता, तो फिर कहाँ प्रश्न चिन्ह रह गया कि और लेकिन ये बात कहने में यही जांच करने में 10 साल लग गए। लोअर लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे ही प्रश्न चिन्ह हुआ ना, तो मतलब हमारा सिस्टम, मतलब वही देखिए, अब वो पुनर् डीएनए सैंपल और वो चीजें नहीं हो सकती, और वो आरोपी हैं या नहीं है, इसका जो आधार है वो तो कभी भी साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि we cannot go back to 10 years, जो ये सच्चाई है। मतलब वो चीजें तो अब हम नहीं ला पाएंगे, ना डीएनए, ना वहां की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ना वो तो। बट पॉइंट ये है नीना जी, मैं ये कहना चाहूंगी बहुत लंबा ना खींचते हुए, कि क्या हमसे गलतियां जब हो जाती हैं तो उन्हें हम फ्यूचर में रिपीट करते रहें? कभी ना कभी तो हम पुरानी गलतियों से सीखें, और फिर जब अब नया कोई केस इन्वेस्टिगेट हो उस टाइम जो है उसको, ये सारी जो हमारा रोष है, आक्रोश है, इसको खत्म करते हुए उसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें।
ये भी तो एक तरीका एक लंबी लड़ाई परिवार ने लड़ी है। हम तो यही कहेंगे नीना जी और दीपा जी कि जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर आकर खत्म हो गया है, कहानी फिर से दोबारा वहीं से शुरू हो चुकी है। और जैसे हम अक्सर मूवीज में भी सुनते हैं ना, आम लोगों का भी कहना रहता है कि कानून अंधा है, और आज पेरेंट्स भी जब वो कह रहे हैं तो वो उसे गंभीरता से लेने की यहाँ पर जरूरत है। इसकी इंटरप्रिटेशन भी गलत है कि कानून अंधा है। वो जो पट्टी बांधते हैं वो कानून भावनाओं के लिए अंधा उसमें नहीं कहा गया, वो कहा है कि वो निष्पक्ष है, वो भावनाओं को नहीं देखता है। एक प्रेशर था निर्भया कांड के बाद, निर्भया कांड के बाद एक लगातार प्रेशर, समय तो उसमें भी बहुत लगा, सवाल तो उसको लेकर भी उठे थे कि इतना समय लग क्यों रहा है, जब पूरे एविडेंसेस उन आरोपियों के खिलाफ हैं तो फिर क्यों इतना समय लग रहा है। तमाम ऑप्शंस उन्होंने अपनाई, हर कोई मास्टर स्ट्रोक खेले, लेकिन आखिरकार उन्हें सजा हुई। लेकिन सवाल उसको लेकर उठे कि इतने साल बीत जाने के बाद उन्हें सजा, चलिए ठीक है, अब पेरेंट्स को आत्मसंतुष्टि होगी, लेकिन इस केस में क्या उनका जो ये कहना है कि अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही है, और इसीलिए पूरे जुडिशरी सिस्टम पर ये सवालिया निशान, ये अब क्या मैसेज दे रहा है। नीना जी, मैं आपसे ये आखिरी सवाल लूंगी, प्रोग्राम को रैप अप करना है। गीत जी देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे नहीं ये सवाल करी, जैसे दीपा जी कह रहे हैं, आई मीन नथिंग ऑन द लीगल, बट ये जुडिशरी लोअर लेवल पे अगर ऐसा होता है तो इसकी सजा तो परिवार को मिल रही है, या उस पीड़िता को, उसका क्या कसूर था। अगर एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की या उनको बरी कर दिया गया तो इसका सजा तो पेरेंट्स को जीवन भर के लिए उनको मिल गया। और इससे बहुत से लोग, क्योंकि ये 2 केसेस मैं बार बार कह रही हूँ, ये साथ के साथ हुए हैं, तो अगर आरोपी इतना बड़ा क्राइम करके भी बरी हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली जुडिशरी पर एक आम लोगों का विश्वास जो है वो धीरे धीरे बहुत कम या खत्म होगा, चाहे इसमें कसूर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, लोअर कोर्ट का, पर न्याय तो नहीं मिला ना, न्याय नहीं। और सवाल, न्याय नहीं मिला। हाँ, क्योंकि ये स्पष्ट है न्याय उन्हें नहीं मिला है। चलिए अब देखते हैं, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है, क्योंकि हम फिर वही कहेंगे प्रक्रिया बहुत जटिल, और ये पहली बार नहीं है, बहुत से तमाम केसेस ऐसी बानगियां हमारे सामने हैं जिसको लेकर समय भी उतना लगा है, और ऐसे अविश्वसनीय फैसले भी जब सामने आए तो लोगों को शौक जरूर लगा है। अब इस केस को लेकर आगे डेवलपमेंट्स क्या होती हैं ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन हमारी भी एक यही उम्मीद है कि उन पेरेंट्स जो कल पूरे समय जो है अदालत में हाथ जोड़कर जज के सामने खड़े रहे, रोते रहे, बिलखते रहे कि ये क्यों हो रहा है, उन्हें भी आत्मसंतुष्टि वैसी ही मिली जैसे निर्भया के पेरेंट्स को मिली है। दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच नीना जी, डॉक्टर दीपा जी। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें देख रहे, इस एपिसोड को देख रहे हमारे व्यूअर्स का यदि कोई फीडबैक हमें देना चाहें तो info@justbroadcasting.com पर हमें अपने व्यूज जरूर भेजें, हम इंतजार रहेगा। इजाजत लेंगे, नमस्कार।